नमस्कार। साल 2025 विदा हो गया है और हो चुका है नए साल का आगाज। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। आज वीकेंड चर्चा पर हम बात करेंगे साल 2026 के संभावित परिदृश्य की। 2024 लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद 2025 बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छा रहा। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार जीतने के बाद बीजेपी का मनोबल 7वें आसमान पर है। हम 2026 में बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है। इसमें असम में जहां हेमंता विश्वकर्मा को अपनी सरकार को दोहराना है, तो वहीं मोदी और शाह की जोड़ी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मजबूत किलेबंदी को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तमिलनाडु, असम और केरल में राहुल और प्रियंका के सामने चुनौती रहेगी। कांग्रेस में लगातार राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और शशि थरूर जैसे नेता जहां अपने आलाकमान के विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात सियासी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी अब राहुल से कटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या 2026 में कांग्रेस प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग कर सकती है? 26 के सियासी हालात 27 के लिए आधार तय करेंगे और 27 में यूपी में चुनाव है जो 29 के लोकसभा चुनाव के लिए ट्रेंड सेट करेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय तो हैं, लेकिन 2024 में वो भी एक बड़ा झटका झेल चुके हैं। अखिलेश के पीडीए के दाव से सजग योगी अब मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस विस्तार में पीडीए को पूरा स्थान मिलेगा। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि बिहार चुनाव के बाद अब क्या अखिलेश और राहुल का गठबंधन बरकरार रहेगा? अगर रहेगा तो सीट शेयरिंग में कांग्रेस के हाथ क्या आएगा? क्या 2022 की तरह एक बार फिर प्रियंका यूपी विधानसभा चुनाव की बागडोर संभालेंगी? इसके साथ ही सुभाषपा, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल एस किस तरह की भूमिका निभाएंगी? इन सभी बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। भट्ट जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक आदर्श जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आदर्श जी से बात करना चाहूँगा। आदर्श जी, 2026 में यूपी का सियासी परिदृश्य क्या होगा? जैसे कि हम लोग देखते हैं, राजनीतिक वेव्स जो होती है या परिदृश्य जो होता है एक दिन में नहीं बदलता। जो भी चीजें चल रही है 2025 में, उसी के कंटिन्यूएशन में ही चीजें चलती हैं, या जब तक कि कोई बड़ी घटना न हो। तो जैसा कि हमने देखा 2025 में, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, वहां पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है। और जो सियासी परिदृश्य है उसी के कंटिन्यूएशन में अगर देखें 2026 में, तो जो अन्य आगे के जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, जैसे असम का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है और केरला का चुनाव। तो इन सारे प्रदेशों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी लगभग ऐसे परिदृश्य देखने को मिलेंगे। रही बात जहां तक कि बीजेपी को लेकर के, कि जो बीजेपी अभी तक डोमिनेट करती रही है साउथ में, उसका इस तरीके का प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, वो बेहतरी करते हुए अपने आप को पाती है, हम उसको देख पाते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु में ही उसका वोट परसेंट सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। केरला में देखेंगे तो एक सीट उसने अब सांसद बनाए। तो इस तरीके से वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखती है साउथ में, और बाकी के प्रदेशों में तो वो बेहतरी कर रही है। तो जो परिदृश्य है, चुनावी परिदृश्य है, जो बात हो रही है 25 से और 26 पे क्या परिवर्तन होंगे, तो उसकी कॉन्टिन्यूएशन में चीजें दिखेंगी। और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ बंगाल के रेफरेंस में, क्योंकि जैसा कि हम तो देखते हैं कि बिहार में जिस दिन मतगणना हो रही थी और सरकार बन रही थी बीजेपी की, तो उसी दिन भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी बनाए गए हैं बंगाल के, वो उसी दिन अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। तो वो पूरी तरीके से बीजेपी लगी हुई है उसी चीजों में। जी वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये 2026 का परिदृश्य राष्ट्रीय और यूपी के सिनेरियो से कैसा रहेगा? क्या आगे आने वाली घटनाएं हो सकती, किस तरह से चुनावी ऊट जो है करवट बैठेगा, किस करवट बैठेगा? देखिए, 2026 में जो राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु।
और पौंडीचेरी भी है। तो इस बार अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है पश्चिम बंगाल में, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इससे जो है देश का परिदृश्य इतना बदल जाएगा, इतना बदल जाएगा कि आज हम, अगर मैं आज आपको उसके बारे में कहूँ कि क्या हो जाएगा, तो शायद लगेगा कि मैं कुछ अतिशयोक्ति बोल रहा हूँ। लेकिन 2026 का पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल 26 की नहीं, 27, 28 और 29 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा और दशा को तय करेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद से 1977 तक कांग्रेस रही, उसके बाद से 77 के बाद जो है 34 साल वहाँ सीपीएम रही, और पिछले 15 साल से वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद से 78 ईयर से बांग्लादेश से घुसपैठ को बढ़ावा मिल रहा है, और जिस तरीके से भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के साथ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ममता बनर्जी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर की फेंसिंग के लिए लैंड भूमि का अधिग्रहण नहीं होने दे रही है, तो पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में भी सबसे बड़ा परिवर्तन ये आ सकता है कि बीजेपी वहाँ पे 11% से अधिक का वोट का शेयर वो प्राप्त कर चुकी है, और तमिलनाडु में बीजेपी तीसरी शक्ति के रूप में उभर सकती है अब की बार। तो वहाँ का जो साइकिल है पिछले 60 सालों से डीएमके या एडीएमके और डीएमके, तो अब की बार वहाँ पे ये साइकिल बदल सकता है, और हो सकता है कि वहाँ पे किसी भी दल को बहुमत ना मिले, और एआईडीएमके में भी 2 फैक्शन हो गए हैं, और तो या तो वो 2 फैक्शन साथ आ जाएंगे और दोनों मिलकर के बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और तीसरा है केरल का तो इतिहास ही रहा है पिछले 60 साल का कि वहाँ पे कांग्रेस लेड यूडीएफ है या कम्युनिस्ट पार्टी का लेड जो है वहाँ पे एलडीएफ है, और बीजेपी के कारण केरला में ये परिवर्तन आ गया है कि वहाँ पे हर 5वें साल सत्ता परिवर्तन होता था, और केवल 1% वोटों के हेरफेर से के अंतर से सरकार वहाँ बदल जाती थी। लेकिन वहाँ का ये साइकिल अब बदल गया है, और वहाँ पे 2021 में एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई। ये बीजेपी ने जो वहाँ बदलाव किया है, और इस बीच बीजेपी की ताकत पिछले 5 सालों में केरला में बढ़ी है। आज उसका लोकसभा सांसद है केरल से। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर है, और वहाँ पर, और इसके अलावा भी नगर पालिका के चुनाव में, पंचायत चुनाव में बीजेपी ने कई सीटों पर विजय हासिल की है, और बीजेपी की जो अपनी फॉलोइंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है ईसाई समुदाय में। लेकिन बीजेपी का मुख्य टारगेट सीपीएम है, क्योंकि सीपीएम को केरल में हिंदू पार्टी कहा जाता है, हिंदुओं की पार्टी है। तो बीजेपी बंगाल में बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन ला सकती है, और तमिलनाडु और केरल में सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। वो इन दोनों राज्यों में स्वयं सत्ता में तो नहीं आ सकती, केरल में, तमिलनाडु में, लेकिन सत्ता में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा ये बीजेपी की परफॉर्मेंस पे तय होता है। और जैसा कि भारत की चुनावी राजनीति का इतिहास है, जब एक पार्टी किसी राज्य में 20% या से अधिक का वोट शेयर प्राप्त कर लेती है, तब वो कहाँ जाके वो फिर 1 या 2 चुनाव में 35% से आगे पहुंच जाती है। तो बीजेपी यदि तमिलनाडु और केरल में 20% के आसपास अगर पहुंच गई, तो दोनों राज्यों की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा, और निश्चित तौर पर 26 के जो ये राज्य विधानसभा चुनाव हैं, इनका असर आने वाले सालों में 27 में, 28 में, जो 5 राज्यों के चुनाव 27 में है, और 4 राज्यों के चुनाव हैं 28 में, फिर 29 में लोकसभा चुनाव है। तो लगातार जो है राजनीति बहुत डायनेमिक बनी रहने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी को कुछ इनिशियल सेटबैक हुआ था अभी 2024 के चुनाव के बाद, जैसे झारखंड चुनाव वो नहीं जीत पाए। बाकी लगातार बीजेपी का जो फॉरवर्ड मार्च है वो जारी है, और हरियाणा और दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार, इन 4 चुनावों को जीतने के बाद बीजेपी का जो अपना मनोबल है वो अपने चरम पर है, और यदि वो बंगाल जीत लेती है तो भारत की राजनीति पर लंबे समय तक बहुत बड़ा इसका प्रभाव दिखने वाला है। जी नरेंद्र जी, 24 में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी झटका लगा, लेकिन 25 में जैसे जिस तरह से उसने बाउंस बैक किया, कई राज्यों के चुनाव लगातार जीते, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या
बाकी जबकि हम और पार्टियों को देखते हैं कि वो हारने के बाद फिर से एकदम धराशायी होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से हारने के बाद फिर से उठ खड़ी होती है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होता जा रहा है। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी चुनाव हुए हैं इधर हाल के वर्षों में, उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। बीजेपी के परफॉर्मेंस का एक बड़ा कारण मैं राहुल गांधी को भी मानता हूँ। आपको याद होगा, बिहार चुनाव के साल डेढ़ साल पहले इंडिया गठबंधन बनाने की पहल नीतीश कुमार जी ने की थी। नीतीश कुमार जी ने जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, बनाया था उन्होंने, लगभग पूरा श्रेय मेरी नज़र में नीतीश कुमार जी को जाता है। तो नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित करने में क्या गड़बड़ी थी, क्या कमी थी, क्यों नहीं किया? अगर वही नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट घोषित हो जाते तो आज की राजनीति का परिदृश्य कुछ दूसरा हो सकता था। जो बेलगाम घोड़े के तरीके से बीजेपी एकदम सरपट दौड़ रही है, मुझे लगता है थोड़ा विराम लगता है, क्योंकि तब इंडिया गठबंधन यूनाइट होता और लोग एकजुट होते और बीजेपी को थोड़ा सा उसको अपने को डेवलप करने में, अपने के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में अड़चने आती। तो बीजेपी जो सरपट दौड़ रही है, इसके लिए मैं राहुल गांधी को कम जिम्मेदार नहीं मानता। नरेंद्र जी, क्या क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी पूरा एक ओपन ग्राउंड दे रहे हैं बीजेपी के लिए? राहुल गांधी के खिलाफ अब कांग्रेस में भी सुर उठने लगे हैं। तो क्या ऐसा कुछ लगता है कि क्या प्रियंका गांधी के हाथ में, जैसा कि पिछले दिनों दिख भी रहा है कि लोकसभा में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, हाउस में उनको आगे, जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं उसमें प्रियंका बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और राहुल के नेतृत्व पे कई लोगों ने, उनके पार्टी के भी, दिग्विजय सिंह हों या और भी अन्य नेता हैं, उन्होंने भी सवाल उठा दिए हैं। इवन उनके इंडिया गठबंधन में भी ये कहा जा रहा है कि राहुल नहीं और कोई। तो क्या लगता है, राहुल गांधी राजनीतिक रूप से एकदम हाशिए पे जा चुके हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका कारण क्या है जी। कि अभी भी कांग्रेस में ज़्यादातर निर्णय सोनिया गांधी की सहमति से लिए जाते हैं, और अपने भारतीय संस्कृति में आज भी बेटियां, ऐसा नहीं है कि बेटियां किसी से कम हैं, इंदिरा जी भी बेटी ही थी, बेटियां किसी से कम नहीं हैं, लेकिन जो कल्चर डेवलप हो गया है, सोशल कल्चर जो अपने यहाँ डेवलप है, उसमें बेटियों की अपेक्षा बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नरेंद्र जी, आप क्या ये? जी जी जी। मुझे तो नहीं लगता कि सोनिया गांधी के रहते राहुल गांधी का जो वर्चस्व है वो कम होगा। नहीं नरेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मगर जो कि कांग्रेस से जो खबरें मिलती हैं वो तो यही मिलती है कि राहुल गांधी की मर्जी के बगैर वहाँ कुछ नहीं होता। और राहुल गांधी भी नहीं, राहुल गांधी से भी आगे, 2 कदम आगे हैं वेणुगोपाल जी, जो सारे फैसले करते हैं, जिससे और बाकी आम कांग्रेसी बड़ा उकताया हो, ऐसी खबरें आती हैं। तो क्या भट्ट जी आप बताइए, क्या इसके पीछे कोई वजह है, कुछ है कुछ? देखिए, हम जब राजनीति की बात करते हैं तो हम केवल बात करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, कौन सी पार्टी सीट जीती, कौन सी पार्टी हारी, कितने सरकार बनाई। लेकिन उसके पीछे जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो सामाजिक शक्तियों का जो 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 उसमें चर्निंग होती है, उससे जो समाज में जो फंडामेंटल चेंज आता है, देश की राजनीति की जो डिफॉल्ट सेटिंग बदलती है, हम उसको आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। 98 में अटल जी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने बहुत तेजी से अपना जो 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 उसकी पॉलिटिकल स्पेस थी, मध्य मार्गी राष्ट्रवादी भारत की राजनीति में एक समय उसका एकाधिकार था। लेकिन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद से कांग्रेस ने उस स्थान को बहुत तेजी से खाली करना शुरू किया, और 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने धीरे धीरे राष्ट्रवादी मध्यमार्गी पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरीके से अब वेकेट कर दिया है। अब उस स्पेस को 100% लगभग बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, और आज कांग्रेस जो है बहुत ही अतिवादी एक्सट्रीम वामपंथी पार्टी बन गई है। और आप अगर राहुल गांधी के बयानों को देखिए, सनातन धर्म, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी बयानों को देखिए, डीएमके के बयान देखिए, समाजवादी पार्टी के, अब तो खैर पार्टी में नहीं है, स्वयं प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के खिलाफ बयान देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के
के नेताओं के बयान देखिए, भगवान राम के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो है कांग्रेस का कैंपेन चला, वो भारतीय सेना के से ही पूछ रहे थे कि आपके कितने जहाज गिरे, भारतीय वायुसेना के, पाकिस्तान सेना से नहीं पूछ रहे थे। और कांग्रेस के बयान जो होते थे दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो पाकिस्तान के मीडिया की सुर्खी बनते थे। तो कांग्रेस ने जो अपनी जो मूल पॉलिटिकल स्पेस को जो वेकेट किया है, तो उससे ये असर अब इस बात का कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता कि नेता राहुल गांधी रहेंगे या प्रियंका गांधी रहेंगे, क्योंकि जो स्पेस आप खाली कर आए हैं, अब उसको रिगेन करने के लिए 2 पीढ़ी चाहिए, वो 1 पीढ़ी में नहीं हो सकता ये। तो अब वो स्पेस आपकी गई। और बीजेपी के बारे में जो अटल बिहारी वाजपेयी आज से 30 साल पहले कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी न चुनाव हारती है न जीतती है, भारतीय जनता पार्टी सीखती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, बीजेपी ने तुरंत अपनी गलतियों को से सबक लिया, और जून में चुनाव हुआ, और 4 महीने बाद बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई हरियाणा में, और बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस थी 2014 और 2019 के हरियाणा चुनाव की तुलना में। अगले महीने नवंबर में बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी फिर से बेस्ट परफॉर्मेंस की, और अपने बल पर जो है वो 4 या 6 सीटें कम थी स्पष्ट बहुमत से। फिर 2 महीने बाद फरवरी में उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई पिछले 2 चुनाव की तुलना में, और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। और उसके बाद जो कसर रह गई थी वो तो बिहार में पूरी हो गई। 243 के हाउस में एनडीए की सीटें हैं 202, और उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो हमें इस प्रोसेस को देखना चाहिए कि आखिरकार बीजेपी ने हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में ये चमत्कार कैसे किया। तो ये जो 4 राज्यों की परफॉर्मेंस, इसको देखते हुए यदि बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना लेती है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल चेंज इंडियन पॉलिटिक्स में आ गया है, नरेंद्र मोदी का साफ कहना है, वो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद दल है, उसके बाद दल का हित है। और कांग्रेस और इंडिया अलायंस में जितनी पार्टियां हैं उन सबके लिए परिवार प्रथम है। वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, उन सब में परिवार प्रथम है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम साल में 12 महीने होता है। बाकी सारी पार्टियों में चुनाव की घोषणा के बाद शुरू होता है या उसके कुछ दिन पहले शुरू होता है। बाकी साल वो केवल ट्विटर पे खेलते हैं, रोज बयान देते हैं, और उसके बाद जो है और लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राजनीति ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे नहीं होती है। और आप अपना बयान कुछ देते हैं और एक महीने बाद बदल लेते हैं, तो लोग सब कुछ भूल नहीं जाते हैं। वो कुछ चीज़ें आपकी डाउनलोड भी कर लेते हैं। जैसे कि लखनऊ में, यूपी में समाजवादी पार्टी ने 4 नवंबर को यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो अखिलेश यादव ने उसका बढ़ चढ़ के विरोध किया, कहा ये दलित पिछड़े मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। दिसंबर 15 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि एसआईआर में यूपी में 4 करोड़ वोटर कम हो रहे हैं। यूपी की आबादी जो है 25 करोड़ है, वोटर की संख्या 15 करोड़ 44 लाख है, इस लिहाज से वोटर होने चाहिए 16 करोड़, और ये तो घट के आ रहे हैं 11.5 करोड़। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें 85% समर्थक तो बीजेपी के हैं। तो अखिलेश यादव तुरंत एफआईआर के समर्थन में आ गए, बोले अब तो सरकार हमारी बनने जा रही है। तो इस तरीके से राजनीति नहीं होती है कि आप ट्विटर पे कर दें और जैसे ही 26 दिसंबर को एसआईआर खत्म हुआ, वो फिर से एसआईआर का विरोध शुरू हो गया। तो एक कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ, एक दिशा पार्टी में बहुत जरूरी होती है कि आपकी लाइन क्या है, आपका और आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या है। तो बीजेपी का जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, जो जनता से संवाद की जो उनकी रणनीति है, वो बहुत ही स्थायी है, स्टेबल है, और बहुत ही फोकस्ड है, और जनता की आकांक्षा है, और जनता क्या चाहती है वो उसको हर संभव पूरा करने का प्रयास करती है। तो ये अब भारत की राजनीति राष्ट्र और परिवार की बाइनरी में आके ठहर गई है। तो और अगला चुनाव भी इसी बाइनरी के बीच में होगा कि क्या प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है या परिवार प्रथम है। आदर्श जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी भट्ट जी ने बंगाल की बात करी, तो पश्चिम बंगाल में क्या इस बार बीजेपी ममता के किले को भेद पाएगी? किस तरह से देखते हैं? एसआईआर हुआ, घुसपैठ हुआ, इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है आपको? जी भाई,
जैसे चुनाव होते हैं और प्रत्येक प्रदेश के चुनाव और प्रत्येक चुनाव में अलग अलग मत व्यवहार होते हैं और स्थितियां बिल्कुल भिन्न होती हैं। लेकिन जब तो बात हम करते हैं बंगाल की, तो बंगाल में बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पे बनी हुई पार्टी है और वहां पे ममता बनर्जी से बीजेपी लड़ने जा रही है। ये तो हो गया वैचारिक आधार जिसपे वो चुनौती देंगे। दूसरी बात है कि अभी बांग्लादेश में एक जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई, मारे गए लोग, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं वहां पर जो परिदृश्य है, क्योंकि उसकी सीमाएं साझा करते हैं, लगती हैं, तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव बंगाल में दिखेगा, इस चुनाव में भी दिखेगा। एसआईआर का मुद्दा है, हमारी सीमाओं को लेकर के मुद्दा है, जो वहां पे एसआईआर जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बात कर रहे थे कि जो उसमें इंटेंसिव रिवीजन हो रहे हैं, उसमें से जो शिफ्टेड वोटर हैं, तमाम लोगों की जो छटनी हो रही है, उसके बाद से जो परिणाम आने वाले हैं वो मुझको जो दिखते हैं वो यही दिखते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी अपने आप को स्थापित कर लेगी। और उसका एक कारण है कि पिछले 3 बार से भले ही वहां पे तृणमूल कांग्रेस रही। हमने उड़ीसा में देखा नवीन पटनायक जी को, इतने लंबे अरसे से वहां पे सरकार में थे, उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको मात दी वहां पर, बहुत अधिक अधिकार एक तरीके से देखा जाए वोटों से। तो कहीं न कहीं जो मुझको दिखता है, जितने समीकरण बन पा रहे हैं और बीजेपी के ही पक्ष में वो सारी चीजें जा रही हैं, भले ही वो बंगाली अस्मिता की बात करें वहां पे और तमाम चीजें की बात करें। अभी अभी हाल फिलहाल में ही उनका एक मंत्री के ऊपर ईडी ने छापा डाला, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की। तो जो विचारधारा बीजेपी की है, राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की और एक तरीके से विकास की। नहीं आदर्श जी, यही तो सवाल है ना कि बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहाँ राष्ट्रीय अस्मिता से ऊपर बंगाली अस्मिता रहती है, हर बार रहती है। ये इनका जो सो कॉल्ड भद्र लोग है वो हमेशा से इसी प्रकार से व्यवहार करता है। नहीं भाई साहब, इस बात को हमको समझना होगा कि आज भी अगर हम 200 साल पीछे चले, अगर आप देखेंगे वंदे मातरम, जनगण मन, आनंद मठ, ये सारी चीजें राष्ट्र को लेकर के, हिंदुत्व की अगर आप सबसे बात पहले करेंगे तो हिंदुत्व शब्द ही बंगाल से ही आया, तो आनंद मठ में लिखा गया। तो वहां के जनमानस में राष्ट्रीय अस्मिता तो रची बसी हुई है, बस उसे बात थी कि उसे गुमराह किया जा रहा था, उसे जगाने की बात है। वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेकर के देखें, रविन्द्रनाथ ठाकुर को लेकर के देखें, गीतांजलि देखें, वहां से तो वहां से जितने भी लोग निकले, अगर एक तरीके से उपनिवेशवाद के अगेंस्ट में जब लड़ाई शुरू हुई तो बंगाल से ही शुरू होती है। तो राष्ट्र के को लेकर के जो चेतना है, हिंदुत्व को लेकर की जो चेतना है, वहां में रची बसी है, उसे जगाने का काम बीजेपी करेगी और उम्मीद है कि इस बार बीजेपी उन सारे तंत्रों को वहां पे ध्वस्त करेगी और सरकार बनाएगी। ऐसा मुझको ऐसा लगता है वहां पे ये स्थिति वहां पे बन पाएगी। और एक एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा, कभी एक वरिष्ठ पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो जैसे एसआईआर को लेकर के बार बार अपने मत बदलना जो विपक्षी पार्टियों के हैं कि क्यों अपने आप को ये स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, छोटी पार्टियां क्यों अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही हैं। तो वो मैं उसकी बात को थोड़ी सी लाइन को आगे बढ़ाऊंगा। तो पीडीए की ही बात आती है, तो पीडीए में ही वो पीडीए आप टाइम ऑडिबल, मेरी आवाज जा रही है वहां पर? हेलो जी हाँ, क्या आवाज आ रही है? आ रही। ओके, तो पीडीए में ये कभी पी से पंडित कहते हैं, कभी पी से पिछड़ा कहते हैं, कभी पी से परिभाषा बदल देते हैं, ए से कभी आदिवासी कर देते हैं, ए से कभी अगड़ा कर देते हैं। तो वो अपने पार्टी लाइन, अपने विचारधारा और अपने ही सिद्धांतों पे टिके हुए नहीं, जिससे वो बाकी के जनमानस में, अपने कार्यकर्ताओं में न तो भरोसा जगा पाते हैं न तो विश्वास। तो ये विपक्ष के लिए भी, एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो और वो अपने विचारधारा पर टिका रहे, बदले नहीं। कभी ईवीएम के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे चुनाव, तो अब अगर हार जा रहे हैं तो ईवीएम जो है तो वहां पे दोषी ठहरा देते हैं। तो विपक्ष की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जहां तक बात राहुल गांधी की होती है, और चूंकि वो नेशनल पार्टी के लीडर हैं, एक बड़ी पार्टी के, सबसे पुरानी पार्टी के लीडर हैं, तो उसमें वहां पे भी ये गंभीरता एक तरीके से नहीं है और ये होनी चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, हम सब के लिए। और ये खतरा है अगर विपक्षों में ऐसी स्थितियां हैं तो। नरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जैसे कि अभी बताया कि जो बंगाल का एक भद्र समाज है वो जिस तरह से रिएक्ट करता है, जिस तरह से बात करता है, उनकी बंगाली अस्मिता सबसे ऊपर रहती है। तो अभी क्या ये शिफ्ट हो रहा है हिंदुत्व की तरफ? क्योंकि अभी ये भी सुनने में आया है कि ममता बनर्जी वहाँ महाकाल का मंदिर बनवा रही हैं, कुछ इस तरह की, मतलब वो हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट मार रही हैं। तो क्या ऐसा कुछ लगता है आपको कि क्या अब वहाँ पे हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है और
जिसका एच ना कहीं इनको बीजेपी को भी मिल सकता है और ममता को भी मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी जुझारू प्रकृति के नेता है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कि वो हार गई, तब तक मेरे जैसा आदमी तो नहीं मानने को तैयार है कि वो हारेंगे। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजिकल बहुत स्ट्रांग होकर के अपना काम करती है। वहाँ के इंचार्ज के रूप में भूपेंद्र यादव जी भेजे गए हैं। भूपेंद्र यादव जी का इतिहास मुझे पता है। वो जहाँ जाते हैं ज़्यादातर जगह वो झंडा गाड़ करके ही आते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है, बिल्कुल स्लोली, धीरे 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 एक एक बिंदु पर पहले वो प्रश्न खोजते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं। और अगर हल नहीं निकला तो फिर दिल्ली संपर्क करते हैं। मतलब जो जो प्रश्न उभर का आएगा उसका हल वो निकाल ही लेंगे। आमतौर पर जितने भी प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी बनाए गए थे वो 17 में, तो वो आदमी बहुत लेबोरियस है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। तो उसकी अगुवाई में रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, हम उसको नकार नहीं रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी भी किसी से कम नहीं है। ममता बनर्जी के पक्ष में यह जाता है कि उनकी सत्ता है, एसआईआर में बहुत दाएं बाएं नहीं हो पाएगा, जैसा कि विपक्षियों का आरोप है बिहार में हुआ है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अभी से ये रिजल्ट निकाल लेना, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। कौन आ रहा कौन जा रहा। बीजेपी के हक में ये है कि दूसरी जो पार्टियां थीं, वो चाहे सीपीएम हो या और कोई पार्टियां हों, वो जो है नगण्य सी हो गई हैं। लड़ाई सीधे आमने सामने है बीजेपी और टीएमसी में। तो ये बीजेपी के, मुझे लगता है ये बीजेपी के हक में है। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, ईवीएम की बात आदर्श जी कह रहे थे, तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लीडर, जो अपोजिट पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि यदि हम 80 की 80 सीटें भी जीत जाएं तो भी हम ईवीएम का विरोध करते रहेंगे। इसका मतलब है कि ईवीएम पर विपक्षी पार्टी का, खासतौर पर समाजवादी पार्टी का के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, राहुल गांधी के लिए लीजिए, कांग्रेस के हैं वो, मेरे अगल बगल दोनों बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं और बहुत सीनियर हैं। भट्ट जी को तो मैं यूपी की राजनीति का, पत्रकारों का पितामह कहता हूँ। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। भट्ट जी बिल्कुल सही चीज़ है। जितनी जानकारी आपको है, खासतौर पर आर्थिक मसलों पर, आर्थिक रिपोर्टिंग के लिए हम लोग आपसे काफ़ी राय लिया करते थे। बहरहाल, तो हम दोनों लोगों से पूछ रहे हैं, मनीष जी से भी और भट्ट जी से, तो बताइए यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? बताइए एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मालूम है आप लोगों को? आप बताइए सेवादल का अध्यक्ष कौन है? तो ये चीज जी नरेंद्र जी, जो ये मनीष जी जो मूल है जी, जिसके पास यूथ नहीं है, वो पार्टी क्या सरवाइव करेगी यार? जी, आप बताइए। कभी लोग अनुमान ही नहीं लगाते थे कि यह पार्टी कभी समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश में समाप्त की स्थिति में है। 36 साल हो गए सर। जी, सही। दो एमएलए कांग्रेस के हैं, एक मोना जी हैं और एक महाराजगंज के हैं। एक महाराजगंज के हैं। मोना जी तो पूरा अपने पिताजी प्रमोद तिवारी की वजह से चुनाव जीतती है, उसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। और कमोबेश यही स्थिति महाराजगंज वाले एमएलए की भी है। तो मेरे कहने का मतलब, कांग्रेस तो हमको लगता है कहीं डायनासोर न हो जाए उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि डायनासोर का रिवाइवल संभव है, कांग्रेस का नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे बिहार में कांग्रेस ने जो अपना प्रभारी बनाया था, क्या नाम, मालूम है क्या नाम था उसका? मुझे वो पता नहीं क्या नाम था। वो थे आंध्र प्रदेश के। भाई उनको बिहार में कौन जानता है? वेणुगोपाल जी को नॉर्थ इंडिया में कौन जानता है जी? और कर्ता धर्ता बने हुए पार्टी के। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्टी के लोग ही नहीं जानते हैं कि चाहते हैं कि पार्टी उठे। केवल राहुल गांधी का के नेतृत्व को बनाए रखने के लिए और परिवार का पार्टी पे कंट्रोल और नियंत्रण बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो विकास है वो अवरुद्ध है। और इसीलिए और इसी को कहा था दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कि राहुल जी, कांग्रेस के संगठन को आप जो है इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी पार्टी का तो रिफॉर्म कीजिए और अपने संगठन को डिसेंट्रलाइज कीजिए।
सबको दिल्ली से आप अध्यक्ष को अपॉइंट कर देते हैं और वो 3 साल 4 साल का टर्म पूरा करके निकल जाता है, उसकी कार्यकारिणी नहीं बन पाती, तो अध्यक्ष बन जाता है, वो काम ही नहीं कर पाता। भट्ट जी, मेरी एक बात से आप सहमत होंगे कि एज फैक्टर होता है, हाँ। उम्र का एक असर होता है। आपने 81-82 साल के बुजुर्ग को बना दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष, 84 साल के जो है वो खड़गे जी जो है वो हार्मलेस आदमी चुनौती नहीं बनेगा, यस, चैलेंज नहीं Exactly, बनेगा उनके exactly. लिए। तो हार्मलेस आदमी है। कांग्रेस जो है, नहीं नरेंद्र जी, कांग्रेस बात अपना पर ले जाके कुल्हाड़ी पर रख रही है। नरेंद्र जी, इनके जो ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं, मगर उन नेताओं को ये आगे लाते नहीं हैं। क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, कांग्रेस का इतना अच्छा लीडर था, वो बीजेपी में आया, पूरा नॉर्थ ने स्वयं कहा कि जब पूरा नॉर्थ उसने जो है बीजेपी के जब सामने हाथ में रख दिया, जमीन से ऊपर उठेगा तो वो पार्टी को, संगठन को भी ऊपर उठाएगा, एकदम बॉटम अप। लेकिन जब आप बॉटम से, धरातल से किसी को ऊपर उठने का मौका ही नहीं देंगे जी। तो पार्टी ऊपर उठेगी कैसे? इसीलिए उन्होंने जो है पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो को ट्वीट किया था कि देखिए ये आदमी जो है अडवाणी जी के आगे जमीन पर बैठे हुए हैं, और जमीन पे बैठा हुआ आदमी आज प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो जमीन से पे बैठा हुआ आदमी जब ऊपर उठेगा तो पूरी पार्टी पूरा संगठन उठेगा। मतलब आपने उसके ऊपर एकदम प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई आदमी जमीन से ऊपर उड़ेगा नहीं। 36 साल यूपी में हो गए, मुझे बताइए एक नेता को कांग्रेस ने ग्रूम किया हो यूपी में? कुल मिला के कांग्रेस बात बड़े लोकतंत्र की करे, मगर पार्टी में अंदरूनी तौर पर राजतंत्र ही चलता है। और अभी एक बात और जोड़ दूं मैं, जो बात ममता बनर्जी की भी हो रही थी कि ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में, कलकत्ता में वो 3 मंदिर बनवा रही हैं, तो अगर वो हिंदुत्व की, अगर उनकी समझ केवल मंदिर बनने तक सीमित है, तो मेरा मानना है कि ये उनकी समझ बहुत सतही है और बहुत ही जो है हास्यास्पद है। हिंदू होने का अर्थ खाली मंदिर नहीं है। ये अब्राहमिक मजहब में होता है कि क्रिश्चियनिटी के लिए चर्च आवश्यक है, इस्लाम में जो है मस्जिद आवश्यक है। सनातन संस्कृति है, ये कोई कोडिफाइड मजहब नहीं है लाइक एनी अब्राहमिक रिलीजन। तो ये उनकी बहुत सतही समझ है। हिंदुत्व का केवल जो ब्रॉड मतलब है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 से कह रहे हैं कि भारतीय मानस को औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त करना, टू डीकोलोनाइज द इंडियन माइंड, ये बात उन्होंने अभी नवंबर दिसंबर में भी 2 बार कही है कि थॉमस मैकॉले ने 1835 में भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदला था। 2035 में 200 साल पूरे होने वाले हैं, हमारे पास 10 साल का समय है। हमें मैकाले ने जो औपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित की थी उसको जड़ से समाप्त करना है। तो ये और अपनी जो प्राचीन विरासत है हमें उसको रिक्लेम करना है। अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो कोई मस्जिद का ध्वंस करने की योजना नहीं हुआ है, वो हमारी प्राचीन विरासत है, हमें उसको वापस लेना है। योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में भी कहा है कि संभल में 68 तीर्थ थे, 54 मिल गए हैं, जो हमारा है वो हमको वापस चाहिए, हमें किसी का कुछ अनाधिकार हमको नहीं चाहिए। तो अपने एंशियंट ग्लोरी को, प्राचीन विरासत को रिक्लेम करना ही और भारत पे जो 1000 साल की गुलामी का जो औपनिवेशिक दास्ता का जो प्रभाव है उससे मुक्ति पाना, ये है हिंदुत्व। हिंदुत्व माने खाली मंदिर या मंदिर में घंटा बजाना नहीं है। भट्ट जी, हम आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे और वो करेंगे, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप, तो हिंदुत्व शब्द जो है अपने आप में बहुत व्यापक है। चूंकि समाज में जातियां हैं, जातियों को आप नकार नहीं सकते ना। तो अगर मंदिर की बात, चूंकि मैं अयोध्या से हूँ इसलिए मुझे तुरंत जो है क्लिक किया, जो अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में एक एसटी थे, कामेश्वर चौपाल जी, उनकी डेथ हुई, उनकी जगह पर एक एसटी और भरा गया है, एक एससी सॉरी। हाँ। बाकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है एससी, एसटी और ओबीसी की, जातियों को आप नकार नहीं सकते। तो मेरा अपना पर्सनल लेवल पर मानना यह है कि उस ट्रस्ट में सभी जातियों को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यदि आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व का मतलब केवल अंग्रेजी जातियां नहीं है। जी नरेंद्र जी, हमने बंगाल की बात की, हमने कांग्रेस की बात की, अब चलते हैं यूपी की ओर। 27 में यूपी में चुनाव है, तो क्या ये 2024 में एक झटका लगा था योगी जी को, तो क्या इस बार 27 में फिर पीडीए कुछ, अखिलेश यादव का पीडीए कुछ रंग दिखाएगा? क्या लगता है आपको? मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं आदर्श जी से पूछ रहा हूँ। जी,
भाई साहब, अगर हम 2027 की बात करें चुनाव की, और विशेष करके यहाँ के मुख्य विपक्षी अखिलेश यादव जी की बात करें जो कि अभी हैं, तो अगर हम इस एक पैटर्न को देखें 2017 से, मैं 1 मिनट लूंगा बस बताने में कि 2017 में इनका एक प्रयास था, एक एक्सपेरिमेंट कहेंगे उसको, कि कांग्रेस के साथ जब ये कहा गया था 7% है। फिर 2019 में इनका अगले चुनाव में एक अगला एक्सपेरिमेंट था जहां पे इन्होंने बहन जी के साथ आए, अपनी बुआ जी के साथ। उसके बाद जब ये दोनों असफल हो गए तो इन्होंने 2022 के चुनाव में छोटे दलों को जोड़ा साथ में, उसके बाद चुनाव लड़ा। इन तीनों चुनाव में असफल होने के बाद ये 24 का चुनाव था जब इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया पीडीए को लेकर के। पीडीए को लेकर के इनका एक नया एक्सपेरिमेंट था जिसमें इनको एक तरीके से कहा जाए तथाकथित सफलता मिली। उसके पीछे के कई कारण हैं, सिर्फ पीडीए कह देने की वजह से या फिर उसके कारण सफलता नहीं मिली, क्योंकि अगर हम पीडीए की वास्तविकता को देखें तो क्या इसके पहले पार्टियां जाति देख करके टिकट आवंटित नहीं करती थी या फिर मंत्रालय आवंटित नहीं करती थी? ये सारी चीजें तो पहले भी हुआ करती थी। तो पीडीए अपने आप में नया क्या है? तो पीडीए तो के फॉर्मूले को सारी पार्टियां पहले से फॉलो करती आती चली आ रही हैं। तो ये इसके पीछे 2024 के चुनाव के विश्लेषण में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अलग विषय हो जाएगा। 2027 पर आते हैं। तो 2027 का जो इनका अपना एक प्लान है पीडीए को लेकर के चुनाव में जाना, वो उसका परिणाम तो बताएगा ही क्या होगा, लेकिन जो मेरा अपना एनालिसिस है, जो हम लोगों का विश्लेषण है कि वो सफल नहीं होने वाला है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जब पिछड़ा क्यों जाएगा आपके साथ, दलित क्यों जाएगा? हमें पता है कि अभी जो पिछले चुनाव हो रहे थे, वो चुनाव हुए थे शायद, उसमें जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित महिला का रेप करके किसी सपा के ही कार्यकर्ता ने मार दिया था। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी की तरफ से। तो दलित समाज आपसे पीड़ित रहा है, तो दलित समाज की जो मुखिया रही वो भी पीड़ित रही हैं सपा से। तो डी कहाँ जाएगा पीडीए में? डी क्यों आपको सपोर्ट करेगा? तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन हैं जो आरोप लगे हुए हैं सपा पर, वो उसको धुल नहीं पाएगी पीडीए फार्मूला बनाने से। और मुझको नहीं लगता कि ये सिर्फ जातिवार टिकट आवंटित करने से ये 2027 में सत्ता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। और रही बात क्यों नहीं हो पाएंगे, उसके पीछे का कारण है कि बीजेपी ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जो कि लाभार्थी जितने भी हैं, चाहे दलित समाज के हों, पिछड़े समाज के हों। अगर आज आप किसी रिश्तेदार से 10,000 रुपए मांगे तो शायद वो देने में आपके स्वास्थ्य कारणों में हिचकिचाएगा, लेकिन आज जो योजनाएं बीजेपी की चल रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, आयुष्मान कार्ड को लेकर के देखिए कि 5 लाख तक की सुविधा मिल पा रही है, वो वोटर क्यों आपको वोट करेगा? वो लाभार्थी आपको क्यों वोट करेगा? तो वो सारी योजनाओं का लाभ बीजेपी ने दिया है। निश्चित तौर से बीजेपी को उसका फायदा अगले आने वाले चुनाव में मिलेगा। नरेंद्र जी से बात करना चाहूँगा। नरेंद्र जी, क्या ये पीडीए को लेकर बड़ी चर्चा है और मंत्रिमंडल विस्तार भी योगी जी का होने जा रहा है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पीडीए को ध्यान में रख के ही किया जाएगा। अभी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, वो भी बताया जा रहा है कि पीडीए को ध्यान में ही रख के किया गया है। तो क्या भाजपा भी अब पीडीए साथ रही है? देखिए, ऐसा है कि समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें एससी और पीडीए पिछड़ों की आबादी अगड़ों से बहुत ज़्यादा है। तो सबकी मजबूरी है, अभी तक खास तौर पर बीजेपी जो है वो जो अगली जातियां कही जाती हैं 4-5, उन्हीं के इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति घूमती थी। आदर्श जी कह रहे थे ना कि पीडीए ये वो क्या, तो पीडीए का नारा उठने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हुई कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का अध्यक्ष बनाया गया। ये कोई खुशी से नहीं बना है। आपको याद होगा आदर्श जी कि एससी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल एक एससी हुआ है, बंगारू लक्ष्मण। उसके अलावा मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कोई एससी हुआ। वो भी उनको 1 लाख की रिश्वत में निपटा दिया गया और बेचारे मर भी गए। और मेरा ये इस एग्जाम्पल को देने का एकमात्र कारण यही है कि बीजेपी जो है आज तक अभी तक जो है वो सवर्णों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद बीजेपी की मजबूरी हो गई है कि वो भी पीडीए का ध्यान दे। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में कम से कम 60% जो टिकट है वो पीडीए और एससी को जाएगा। क्या भट्ट जी सहमत हैं आप इससे?
देखिए समाजवादी पार्टी इस साल फरवरी में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे टर्म का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। 10वां बजट होगा। आप मुझे बताइए जुलाई 2017 से लेकर के दिसंबर 24 को विंटर सेशन समाप्त हुआ 2025 में। समाजवादी पार्टी ने ऐसा कौन सा मामला उठाया विधानसभा में? बस दो मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर खराब है और सरकार पिछड़ों का आरक्षण में उनका हक मारने का आरोप लगाया कि प्रयास कर रही है। कोई मुद्दा अब आप 10 साल में विधानसभा में खड़ा नहीं कर पाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की 2017 में जो विधानसभा में परफॉर्मेंस थी, जितनी सीटें उन्होंने जीती 350, और जो परफॉर्मेंस उनकी 2022 में थी 250 से अधिक सीटें जीती, तो भारतीय जनता पार्टी एक गुलदस्ता है। उसको समाज के हर वर्ग का समर्थन चाहिए, उसको हर जाति का समर्थन चाहिए। तो बीजेपी में जो जाति को देखते हुए जो नियुक्तियां होती हैं, जो अध्यक्ष बनता है, जो टिकट दिए जाते हैं, उसका सीधा उद्देश्य ये होता है कि संतुलन रहे, समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट किया जा सके, किसी को ये शिकायत का अवसर न मिले कि उसको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। जबकि समाजवादी पार्टी वो है या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये एक फुल की पार्टी हैं, केवल एक जाति पे सारा फोकस है। और खुला पीडीए का मतलब ये है जो 25% सवर्ण जाति है उसका वोट आपको नहीं चाहिए। बीजेपी ऐसा नहीं कहती कि हमें किसी का वोट नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आप कितना भी आरोप लगा लिए, बीजेपी को सबका वोट चाहिए। और जितनी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, सभी जाति मजहब को बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से उसका लाभ दिया गया है। मुसलमान ये नहीं कह सकते कि उनको मजहब के आधार पर उनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला। तो बीजेपी एक गुलदस्ता है। जाति बीजेपी का जो भी जाति पे उनका विमर्श है वो केवल संतुलन कायम करने का है, सबको रिप्रेजेंटेशन देने का और ड्यू शेयर इन पावर देने का उद्देश्य है। जैसे उपराष्ट्रपति पद पे धनखड़ साहब हुए, आजकल राधा कृष्णन जी हैं, पहले उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यूपी के थे, आजकल उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इस तरीके से सभी पदों पर, राज्यपाल हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, विधानसभा में विधायक हो और या मंत्री हो, हर जगह सबको सम्यक उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये है। और बाकी अन्य पार्टियों में तो केवल ये है कि इस जाति का वोट मिलेगा तो यहाँ पे ये टिकट दे दो। तो बीजेपी का जाति विमर्श इस मामले में थोड़ा भिन्न है समाजवादी पार्टी से या अन्य किसी अन्य दल से। नरेंद्र जी, क्या लगता है कि क्या कुछ जिस हिसाब से बिहार चुनाव के नतीजे आए और बिहार चुनाव में जिस तरह से राष्ट्रीय राजद और कांग्रेस के बीच में गठबंधन था और जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी, तो क्या यहाँ यूपी में अखिलेश ने उससे कुछ सबक लिया है? क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन यहाँ बरकरार रह पाएगा? क्या लगता है आपको? अगर अखिलेश जी कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो मुझे लगता है उनका नुकसान ही होगा। कांग्रेस के चक्कर में अगर रहे तो मुझे तो नहीं लगता उनको फायदा होगा। उनको अपने हिसाब से अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, जहाँ तक मेरी राय है। बाकी उनकी पार्टी है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन कांग्रेस से बहुत फ़ायदा होने का नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो मूल वोटर हैं वो सब मैक्सिमम उसमें भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं। तो कांग्रेस का वोट कितना मिलेगा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा, वो अलग की बात है। नहीं नरेंद्र जी, यहाँ पे रोक रहा हूँ। यहाँ पे एक खतरा भी उनको एक शायद महसूस होता है कि मुसलमान शिफ्ट ना कर जाए कांग्रेस की तरफ, तो इसलिए उनकी क्या मजबूरी हो सकती है? ये भी मजबूरी है, यही सबसे बड़ी मजबूरी है। क्योंकि सुबगाहट जो है वो मुसलमानों में भी है कि भाई राष्ट्रीय पार्टी की तरफ चला जाए जी। क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी को बहुत दिन तक मुकाबला नहीं कर पाएंगी, तो राष्ट्रीय पार्टी ले दे के कांग्रेस बचती है। तो अगर कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का झुकाव हुआ तो अखिलेश जी तो लगभग खत्म हो जाएंगे। ये एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस से को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो भी सोचते होंगे, ऐसा मेरा मानना है, कांग्रेस से नुकसान है। लेकिन ये जो आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो मुसलमान छटक जाए, तो इसलिए वो कांग्रेस से
जी। मिले हैं, मिलते रहेंगे, ऐसा का मानना है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में जो यहाँ दल हैं तमाम, सुभाषपा हुई, निषाद पार्टी हुई और राष्ट्रीय लोकदल हुआ या अपना दल हुई, इनकी क्या भूमिका देखते हैं आने वाले समय में, ये 2026 में? देखो, ये उसी के साथ रहेंगे जो मजबूत रहेगा। अखिलेश यादव मजबूत हो जाएंगे तो उन पर कूद के चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी तो उन पर कूद के चले जाएंगे। इनकी भूमिका उनका कुछ नहीं विशेष, ये देखेंगे कि हम कहाँ वो एक मंत्री बन करके एक विभाग लेकर के अपना सब ठीक ठाक करते रहेंगे। जी जी, ठीक है, चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।